मूवी के स्टार्टिंग में हमें नाइट क्लब का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ दोस्त एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी नज़र नशे में धुत सेसी नाम की एक लड़की पर पड़ती है जो कि खुद से चलने की हालत में भी नहीं होती। जिसके बाद उनमें से एक लड़का जिसका नाम जेरी होता है वो सेसी को अप्रोच करके उसे उसके घर तक छोड़ने का ऑफर देता है, जिसके लिए सेसी भी मान जाती है। तभी रास्ते में जेरी उसे अपने अपार्टमेंट में चलने के लिए कहता है। पहले तो सेसी सोचती है लेकिन बाद में उसके साथ चल देती है। वहीं घर पहुंचकर जेरी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है तो सेसी उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जेरी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। तभी अचानक सेसी नॉर्मल होकर उससे पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, जिससे जेरी एकदम घबरा कर उसकी ओर देखने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक लड़की जो कि कुछ सेकंड पहले नशे की हालत में थी वो अब एकदम से नॉर्मल बिहेव कर रही होती है। जिसके बाद अचानक सीन कट जाता है और हमें ये पता नहीं चल पाता कि आखिर उसने जेरी के साथ क्या किया होगा। तभी कट टू सीन अगले दिन पर शिफ्ट किया जाता है जहां सेसी अपनी एक डायरी में जेरी का नाम ऐड करती है और तभी हम नोटिस करते हैं कि जेरी से पहले उस डायरी में कई और लड़कों के नाम भी ऐड हो रखे थे। वेल दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट जल्द ही इस रात से भी पर्दा उठेगा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सेसी की उम्र 30 साल है और वो एक कॉफी शॉप में काम करती है। उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और अब उसका कोई फ्रेंड भी नहीं होता। वहीं उसे इस तरह अकेला देखकर उसके पेरेंट्स भी उसके लिए परेशान रहते हैं। जिसके बाद हम सेसी को उसकी कॉफी शॉप में देखते हैं जहां उसकी मैनेजर गेल उससे कहती है कि मेरे एक फ्रेंड ने कुछ दिन पहले तुम्हें नशे की हालत में क्लब में देखा था। तो सेसी मना करते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे दोस्त को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, और वो ये कहकर बात को टाल देती है। तभी अचानक उसकी मुलाकात रायन नाम के उसके एक पुराने क्लासमेट से होती है जो कि वहाँ कॉफी पीने के लिए आया था। तो हम नोटिस करते हैं कि रायन सेसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सेसी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। जिसके बाद हम सेसी को नील नाम के एक ड्रग एडिक्ट लड़के के साथ देखते हैं जो कि पहले लड़कों की तरह उसे नशे की हालत में देखकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सेसी एकदम नॉर्मल होकर उससे बात करने लगती है, जिससे वो लड़का पूरी तरह से डर जाता है और वो सेसी को अपने रूम से जाने के लिए कहता है। लेकिन सेसी जाने से मना करते हुए कहती है कि मुझे तुम जैसे लड़कों को सबक सिखाने में मजा आता है, जो कि लड़कियों के साथ कुछ गलत करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। तो नील कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। जिसका जवाब देते हुए सेसी कहती है कि मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैं हर हफ्ते क्लब जाती हूँ जहाँ तुम्हारे ही जैसे शरीफ लड़के पहले तो मुझे हेल्प ऑफर करते हैं और बाद में मुझे नशे की हालत में देखकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद मुझे ये सब करना पड़ता है ताकि तुम्हें सबक मिले, और किसी भी लड़की के साथ ये सब करने से पहले तुम 1000 बार सोचो। इतना कहकर सेसी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एक दिन जब सेसी अपनी शॉप पर होती है तभी रायन वहाँ आकर उसे डेट पर चलने के लिए कहता है, जिसके लिए सेसी मान जाती है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं जहाँ वो ढेर सारी बातें भी करते हैं। डिनर खत्म होने के बाद वो दोनों पैदल ही अपने घर की ओर चलने लगते हैं। वहीं अपने घर के बाहर पहुंचकर रायन उसे अपने घर के अंदर चलने के लिए कहता है और इस बात को सेसी गलत तरीके से लेती है, लेकिन सेसी उसके साथ अंदर चलने के लिए मान जाती है। वहीं रायन सेसी को थोड़ा अनकंफर्टेबल देख कहता है कि अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। जिसके बाद सेसी वहां से चली जाती है क्योंकि उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि उसने रायन को गलत समझ लिया। अगले दिन सेसी रायन से मिलने उसके हॉस्पिटल जाती है और उसे पिछली रात के लिए सॉरी कहती है। जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर से डेट पर जाते हैं जहां बातों ही बातों में रायन उससे अल्मोंड रोड मेडिसन नाम के अपने दोस्तों के बारे में बात करता है, लेकिन सेसी बात को इग्नोर करते हुए इसके सामने ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उसे उन लोगों के बारे में कुछ याद ही नहीं है। लेकिन उसी रात सेसी मेडिसन को कॉन्टैक्ट करके उसे होटल में डिनर के लिए बुलाती है। जिसके बाद हम अगले दिन मेडिसन और सेसी को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं जहां सेसी मेडिसन से उसकी फ्रेंड नीना के बारे में बात कर रही होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल नीना और सेसी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक पार्टी में अल्मोंड और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर उसका रेप कर दिया था और ये वही लड़का होता है जिसके बारे में रायन सेसी से एक दिन पूछ रहा था। वहीं उस इंसिडेंट के बाद नीना सुसाइड कर लेती है और उस बात को सेसी आज तक भुला नहीं पाई थी और अब उसकी लाइफ का बस एक ही मकसद था और वो था नीना के गुनाहगारों से बदला लेना, जिसकी शुरुआत उसने मेडिसन से की थी, क्योंकि मेडिसन उन लोगों में से एक थी जिन्हें सब पता होने के बाद भी उन्होंने नीना के केस में हेल्प करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन सेसी की बातें सुनने के बाद मेडिसन का अभी भी यही मानना था कि उस दिन जो भी हुआ था उसमें अल्मोंड्रो से ज्यादा नीना की गलती थी, लेकिन सेसी इस पर कुछ ज्यादा नहीं कहती। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि मेडिसन अब काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी होती है क्योंकि सेसी ने उसे बहुत ज्यादा शराब पिला दी थी। जिसके बाद सेसी वहां से चली जाती है और जाते हुए एक आदमी को पैसे देकर मेडिसन को एक होटल रूम में ले जाने के लिए कहती है और वो आदमी भी ठीक ऐसा ही करता है।
अगले दिन जब मेडिसन को होश आता है तो वो खुद को उस रूम में देखकर हैरान होती है, जिसके बाद वो सेसी को कॉल करने लगती है, लेकिन सेसी उसका कॉल पिक नहीं करती। और अब मेडिसन को यही लग रहा था कि शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब सेसी अपनी नेक्स्ट टारगेट एलिजाबेथ वॉकर से मिलने जाती है, जो कि उसके स्कूल की डीन हुआ करती थी और उसी ने उस केस को दबाने में एल मोनरो की पूरी मदद की थी। लेकिन उससे पहले वो एलिजाबेथ की बेटी एम्बर से मिलती है और उसे बताती है कि वो वेट ड्रीम्स नाम के एक बैंड के लिए काम करती है। दरअसल ये बैंड एम्बर का फेवरेट बैंड था और ये सुनने के बाद एम्बर सेसी को कहती है कि मुझे बस एक बार अपने फेवरेट बैंड से मिलना है और तुम मेरी हेल्प करोगी। तो सेसी कहती है कि ठीक है, मैं ऐसे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम अपना फ़ोन मुझे देना पड़ेगा ताकि तुम कोई भी रिकॉर्डिंग या फोटो ना ले सको। जिसके लिए एम्बर मान जाती है और वो सेसी को अपना फ़ोन देकर उसकी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम सेसी को एलिजाबेथ के पास देखते हैं, जहाँ वो उसे नीना के बारे में बात करती है, लेकिन एलिजाबेथ को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। तभी सेसी जब एल मोनरो का नाम लेती है तो एलिजाबेथ को सब याद आ जाता है। तो वो कहती है कि उसमें एल मोनरो की कोई भी गलती नहीं थी। वो साथ में उस बिगड़ेल लड़की पर भरोसा करके अपने स्कूल के सबसे होनहार लड़के का वो करियर बर्बाद नहीं कर सकती थी। जिसके बाद सेसी उसे बताती है कि उसकी बेटी एम्बर कुछ ड्रंक लड़कों के साथ एक होटल रूम में है। ये सुनकर एलिजाबेथ अपनी बेटी को कॉल करने लगती है, लेकिन उसका फोन सेसी के पास ही होता है और वो ये देखकर रोते हुए एम्बर को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो उसे इस तरह तड़पता देख सेसी उसे कहती है कि घबराओ मत, तुम्हारी बेटी एकदम सेफ है। मैं तो बस तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि जब हमारे किसी अपने के साथ कुछ गलत होता है तो कैसा फील होता है। और इतना कहकर सेसी उस रूम के बाहर चली जाती है। उसी रात हम सेसी को एक क्लब में किसी लड़के के साथ देखते हैं, लेकिन तभी रायन वहां आ जाता है और सेसी को इस तरह किसी अनजान लड़के के साथ देखकर उसे काफी बुरा लगता है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। वहीं अगले दिन हम सेसी को जॉर्डन ग्रीन नाम के एक वकील के घर पर देखते हैं। दरअसल ये वही वकील था जिसने एल मोनरो को इस केस में बचाया था। जिसके बाद सेसी उससे नीना के बारे में पूछती है और वो कहता है कि हाँ, मुझे नीना के बारे में सब याद है और सच बात तो ये है कि मैं आज तक उसे भुला नहीं पाया हूँ। जिसके बाद वो सेसी से कहता है कि अगर तुम मुझे मारने के लिए आई हो तो प्लीज़ मुझे मार दो, क्योंकि मैं इस गिल्ट के साथ और नहीं जी सकता। और उसकी ये हालत देखकर सेसी की आंख में भी आंसू आ जाते हैं और उसे वो माफ़ कर देती है। जिसके बाद सेसी नीना की माँ के घर पर जाती है, जहाँ वो दोनों नीना के बारे में कई सारी बातें करते हैं। तभी नीना की माँ को एहसास होता है कि शायद सेसी उस इंसिडेंट को आज तक भुला नहीं पाई है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि तुम्हें उस बात को भुला देना चाहिए और मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है। उसी रात जब सेसी एल मोनरो की प्रोफाइल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि बहुत जल्द एल मोनरो अपने दोस्तों को बैचलर्स पार्टी देने वाला है। लेकिन बहुत सोचने के बाद सेसी अपने प्लान को ड्रॉप करने का फैसला करती है और अगले दिन जाकर रायन से उस रात के लिए माफ़ी भी मांगती है और वो उसे माफ़ भी कर देता है। जिसके बाद वो रायन को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है। रायन उसके घर पर जाता है और डिनर करते हुए वो लोग कई सारी बातें करते हैं। वहीं अपनी बेटी को इस तरह खुश देखकर सेसी के पेरेंट्स उसके लिए काफी खुश थे। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है, जहां अचानक मेडिसन उसके सामने आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही, और उस दिन तुमसे मिलने के बाद मैं एक रात भी ढंग से सो नहीं पाई हूँ। तो सेसी उसे बताती कि परेशान मत हो, उस रात तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। जिसके बाद मेडिसन राहत की सांस लेती है और वो सेसी को अपना एक पुराना फोन देती है जिसमें नीना की रेप की वीडियो होती है। उसे देखकर सेसी काफी ज्यादा इमोशनल होती है और तभी वो नोटिस करती है कि दरअसल उस वीडियो में रायन भी मौजूद था और उसी ने ये वीडियो शूट भी किया था। जिसके बाद वो रायन से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उसे वो वीडियो दिखाती है। इसे देखने के बाद रायन काफी शर्मिंदा होता है और अपनी सफाई देने लगता है, लेकिन सेसी कहती है कि मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे बस इतना जानना है कि एल मोनरो की बैचलर्स पार्टी कहाँ होने वाली है, और अगर तुमने नहीं बताया तो ये वीडियो मैं तुम्हारे सभी रिलेटिव्स को भेज दूंगी। जिसके बाद रायन उसे सब बता देता है। वहीं अगले सीन में हम सेसी को एल मोनरो की बैचलर्स पार्टी में देखते हैं, जहां वो एज अ स्ट्रिपर परफॉर्म करने जाती है। पार्टी के बाद वो एल मोनरो को एक कमरे में ले जाकर उसके हाथ बांध देती है और उसे अपना नाम नीना बताती है। लेकिन एल मोनरो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, नीना तो मर चुकी है। और तभी वो उसे पहचान लेता है कि वो नीना नहीं बल्कि नीना की दोस्त सेसी है। जिसके बाद वो पैनिक करने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे प्लीज छोड़ दो। लेकिन सेसी को उसे इस हालत में देखकर और भी मजा आ रहा था। तभी सेसी कहती है कि उस इंसिडेंट के बाद लोग तुम्हारा नाम लेकर नीना को चिढ़ाने लगे थे, और मैं आज तुम्हारे शरीर पर नीना का नाम लिखूंगी ताकि तुम्हें तड़पता देखकर नीना की आत्मा को शांति मिल सके। और जैसे ही वो उसका नाम लिखने लगती है तभी अचानक वो अपना हाथ छुड़ा लेता है और वहाँ पर एक पिलो की हेल्प से सेसी का गला घोट कर उसे मार देता है।
वहीं अगले दिन एल मोनरो और उसका दोस्त मिलकर सेसी की लाश को जला देते हैं, जिसके बाद सेसी के पेरेंट्स उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। तभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान रायन पुलिस को बताता है कि सेसी मेंटली डिस्टर्ब थी और वो अपनी मरी हुई दोस्त नीना को आज तक भुला नहीं पाई थी और इसी वजह से काफी परेशान भी रहती थी, लेकिन वो उन्हें बैचलर्स पार्टी वाली बात नहीं बताता। वहीं एल मोनरो की वेडिंग रिसेप्शन में रायन को सेसी का एक प्री शेड्यूल टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा था कि अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। तभी पैरेलल सीन में जॉर्डन ग्रीन को एक पार्सल मिलता है जिसमें नीना की वही वीडियो टिप होती है और साथ में सेसी ने लिखा था कि मैं एल मोनरो की बैचलर्स पार्टी में जा रही हूँ और अगर मुझे कुछ भी होता है तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। तभी हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ने वो जगह ढूंढ ली है जहाँ एल और उसके दोस्त ने उसे जलाया था, जहाँ उन्हें सेसी का लॉकेट भी मिलता है, जिसके बाद पुलिस एल मोनरो को गिरफ्तार कर लेती है।